टॉपिक के रूप में लिखा है कुटुंब। और कुटुंब कह लो या संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। अब देखो हमने परिवार पढ़ा था और परिवार की परिभाषा में लिखा पति पत्नी और अविवाहित बच्चे परिवार हो गया। और परिवार के प्रकारों में जब हमने देखा था बहुत सारे प्रकार के परिवार, तो उसमें एक देखा था संयुक्त परिवार। और ये संयुक्त परिवार भारतीय समाज की यूनिक विशेषता है। पूरी दुनिया में संयुक्त परिवार केवल भारत में ही पाए जाते हैं और भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति सबसे जुड़ा हुआ है ज्वाइंट फैमिली। इसलिए देखो यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ज्वाइंट फैमिली से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में लिख के दिया है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। तो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी में जो फैमिली है, फैमिली का मतलब ही होता है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य मिलकर जब रहते हैं तो वही ज्वाइंट फैमिली के। और भारत में ज्वाइंट फैमिली के इतिहास आप वैदिक काल से देखने को मिलते हैं। हम वैदिक काल में पढ़ा था ना, वैदिक काल का समाज यदि याद हो तो वैदिक काल में अपन ने साफ साफ लिखा है कि तीन या तीन पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते, मातृ पितृ पक्ष एक साथ रहते थे। और हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और सिर्फ देखो ये हिंदू परिवार की विशेषता नहीं है, भारत में जो अहिंदू लोग भी हैं, जैसे चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उनमें भी संयुक्त परिवार का ट्रेंड पाया जाता है। वे भी अपने आदर्श रूप में भारत में आदर्श रूप में जो परिवार है वो क्या है, संयुक्त परिवार ही है। हम जब परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार आदर्श बताया गया है कि तीन पीढ़ी, माँ बाप, उनके बच्चे, तीन पीढ़ी चार पीढ़ी एक साथ रह रही है, उसको एक अच्छा माना जाता है। अब हालांकि ये एक मरती हुई संस्था है, अब परिवार का मतलब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी आदर्श के रूप में है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ज्वाइंट फैमिली नहीं रह पाएगी ज्यादा दिन, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन आप जान रहे हो, देखो जो कृषि अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था वो ज्वाइंट फैमिली को प्रमोट करती है। जहां एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहेगी वहां ज्वाइंट फैमिली दिखाई देगी। लेकिन जहां पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था नाभिक परिवार को प्रमोट करती है। तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था बदलेगी तो ज्वाइंट फैमिली से तुम अपने आप नाभिक, तो हम देख रहे हैं कि अब ज्यादातर भारत में नाभिक परिवार हो गए हैं। ज्वाइंट परिवार केवल गांव में बचे और गांव में भी नहीं बचे हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम और तो और अब इसके यदि हम जाएंगे जहां पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं, उत्तर आधुनिक समाज कहते हैं, वहां तो अब परिवार का अस्तित्व ही संकट में है। अभी तक तो हम देख रहे हैं पति पत्नी अविवाहित बच्चे, अब पश्चिम में हमको दिखाई दे रहा है कि पश्चिम के लोग परिवार को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ज्वाइंट फैमिली को बचाना चाह रहे हैं, हमारे पास फैमिली है, हम ज्वाइंट फैमिली को बचा रहे हैं। पश्चिम के लोग फैमिली को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वहां की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पहुंच चुकी है, परिवार में पति पत्नी साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। क्योंकि वहां पे भी मार्केट कह रहे हैं ना कि यार बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसने कहा, पति पत्नी की है, पैसा दो आदमी रखेंगे हम, कंपनी खुल गई है, ऐप डाउनलोड करो, एक हमारा व्यक्ति आएगा तुम्हारे बच्चे की दिन भर देखभाल करेगा, तुम तो घूमो, तुम जाओ। पति पत्नी दो ही अलग अलग रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, परिवार ही नहीं बच रहा वहां पे। तो वो एक अलग लड़ाई चल रही है उनकी। अपनी लड़ाई केवल क्या है, अभी अपन भारतीय समाज ज्वाइंट से जो नाभिक में हो रहा है, लेकिन याद रखो आदर्श तो ज्वाइंट ही है, तो ज्वाइंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं तो याद रखना भारतीय समाज की विशेषता है ज्वाइंट फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली कृषि समाज की आधारभूत है। जब तक आप एग्रीकल्चर करोगे ज्वाइंट फैमिली सर्वाइव करेगी। आपकी एग्रीकल्चर जैसे जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहेगी, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी होगी या सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी होगी, तो वहां पे न्यूक्लियर फैमिली ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या है इसकी परिभाषा लिखते हैं कि संयुक्त परिवार क्या है।
परिभाषा। परिभाषा सबसे लिखो इरावती कर्वे के अनुसार। इरावती कर्वे। देखो संयुक्त परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार के नातेदारी संबंधों से सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी हों। ठीक है, तो देखो इरावती कर्वे अपनी परिभाषा में चार पांच चीजों को प्रमोट कर रही है। क्या बता रही है कि पहली तो सहनिवास होना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि सह रसोई हो, कॉमन रेसिडेंस हो, कॉमन किचन हो, कॉमन संपत्ति हो, सह संपत्ति और सह पूजा, इतना तो होना चाहिए कम से कम। और पांचवा क्या, नातेदारी संबंध। यदि ये चीज आपको दिखाई देगी तो उसको हम क्या है, ज्वाइंट फैमिली कहेंगे। ये पांच चीज, सहनिवास, सह रसोई, सह संपत्ति, सह पूजा और ब्लड रिलेशन, ये होगा तो संयुक्त परिवार होगा। ये लिखा अपन ने परिभाषा में। फिर एक और परिभाषा लिखना आईपी देसाई की। आईपी देसाई की परिभाषा। देखो उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों, उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों, कोष्टक में लिख लेना तीन या अधिक, जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों, और कोष्टक में लिख लेना तीन या अधिक। एकाकी मतलब समझ रहे हैं ना, सिंगल जनरेशन। तो वो क्या कह रहे हैं, सिंगल जनरेशन से अधिक। और उनका सिंगल जनरेशन से अधिक कहने का मतलब क्या है, तीन या तीन से अधिक पीढ़ी। एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों, कोष्टक में लिख लेना तीन पीढ़ी या अधिक। एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों, और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबंध होते हैं। और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। ठीक है, तो उसे हम, ये संयुक्त परिवार की वजह। तो देखो अब दोनों की परिभाषा अलग अलग हो गई है। इरावती कर्वे इन बातों पर जोर दे रहे हैं
आईपी देसाई कुछ और बातों पे, आईपी देसाई क्या बोल रहा है, पीढ़ी की गहराई, पीढ़ी की गहराई मतलब समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 3 या 3 से अधिक पीढ़ी होना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, अधिकार एवं दायित्व की बात कर रहे हैं, अधिकार एवं दायित्व। और तीसरी बात कह रहे हैं संपत्ति। समझ गए? तो देखो दोनों लोगों ने अलग अलग टाइप की परिभाषा दी है। एक व्यक्ति परिवार की, संयुक्त परिवार की परिभाषा में क्या बोल रहा है कि कॉमन रेसिडेंस हो, कॉमन किचन हो, कॉमन संपत्ति हो, कॉमन उनका पूजा घर हो और नातेदारी संबंध हो। ये आईपी देसाई कह रहे हैं कि नहीं हो एक साथ निवास चलेगा, एक रसोई नहीं हो तो भी चलेगा, साथ पूजा नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा। फिर क्या है, वो कह रहे हैं कि भैया 3 या अधिक पीढ़ी एक साथ रहती है। अधिकार एवं दायित्व का बोध हो कि एक दूसरे की भाई जिम्मेदारी समझे, और अधिकार है कि बड़ा भाई कह रहा है तो छोटा भाई सुने, और छोटे भाई के प्रति बड़े भाई की भी कुछ जिम्मेदारी, इस टाइप से अधिकार एवं दायित्व। हाँ, और संपत्ति कॉमन होना चाहिए। तो ये आईपी देसाई। तो देखो दो समाजशास्त्री हैं, दोनों ने क्या है भारत में संयुक्त परिवार और नातेदारी पे बहुत अध्ययन किया है, और दोनों ने थोड़ी अलग अलग परिभाषा दी है। आप किसी एक परिभाषा को भी लिखोगे दोनों ही सही है। इरावती कर्वे की परिभाषा थोड़ी ज्यादा विस्तृत है, इन्होंने थोड़ी सी और सीमित कर दी। बाकी और भी अलग अलग लोग संयुक्त परिवार, क्या अलग अलग समाजशास्त्री ने जब भारतीय समाज का अध्ययन किया तो अलग अलग थोड़ी सी क्या है संयुक्त परिवार की परिभाषा को बताया। आप तो कॉमन परिभाषा में यही बताओगे कि भैया चाहो तो दोनों को मिला दो कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य रहते हो, एक निवास, एक रसोई, एक संपत्ति, एक और नातेदारी संबंध हो, तो वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। तो दोनों की परिभाषा, अपन दोनों की परिभाषा मिला के 3 नंबर में बता सकते हैं, और नहीं तो यदि नाम से याद कर लोगे तो भी सही है। तो जैसा तुमको ठीक लगे वैसा तुम संयुक्त परिवार की परिभाषा को लिख सकते हो, लेकिन लिखना इन दोनों में से ही है। अब इसमें फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये तो परिवार की परिभाषा हो गई। फिर हम क्या आते हैं, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं कह लो, लक्षण कह लो, कैरेक्टर या फीचर। विशेषता में पहली विशेषता लिखनी सामान्य निवास, सामान्य निवास। देखो संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। यद्यपि ऐसे भी संयुक्त परिवार देखे हैं जहां, यद्यपि ऐसे भी संयुक्त परिवार देखे हैं जो एक ही स्थान पर नहीं रहते, ऐसे भी संयुक्त परिवार देखे हैं जो एक ही स्थान पर नहीं रहते। कॉमन रेसिडेंस संयुक्त परिवार की एक सामान्य विशेषता है कि सभी सदस्य एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन देखो इसमें भी थोड़ा समाजशास्त्रियों में डिबेट है, क्योंकि अब क्या है ना कि जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में एक लड़के की नौकरी लग गई, अब वो गांव से क्या है शहर में जाके रह रहा है, तो कायदे से वो शहर में रह रहा है, तो शहर में तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब देखो कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि पत्नी और बच्चे गांव में रह रहे हैं, लड़का शहर में नौकरी कर रहा है, या फिर कुछ समय बाद वो पत्नी और बच्चे को ले जाते हैं। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि देखो यदि ऐसी स्थिति हो कि यदि वो अलग भी रह रहा हो, फिर भी वो संयुक्त परिवार की परिभाषा में आ सकता है, यदि वो संपत्ति में समान हिस्सेदारी रखता हो। कि भैया नौकरी भले बाहर कर रहे हैं, पैसे घर भेज रहा है, छुट्टी होती है तो घर आ जाता है,
त्योहार मनाने घर आ जाता है। वहां पे वो कोई काम नहीं कर रहा है, बच्चे का उनका मुंडन भी कराना है तो वो घर लेके आया, कुछ भी करना है वो अपने पैतृक घर में आ रहा है, गांव गांव जा रहा है, सारे त्योहार मनाने गांव जा रहा है। जब रिटायर हो जाएगा तो भी वो घर आके रहेगा, गांव में रहेगा। तो कह रहे कि इसको तुम अलग कैसे कर सकते हो, इसको भी संयुक्त परिवार का सदस्य ही मानो। तो वो थोड़ा सामान्य निवास में डिबेट है कि अलग रहने के बाद भी एक साथ हो सकते हैं वो। तो आप तो पहला है कॉमन रेसिडेंस, दूसरा विशेषता लिखना सामान्य रसोई घर। सामान्य रसोई घर। अब देखो इसमें भी डिबेट, एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन दो लड़के थे, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों की अलग अलग किचन हो गई, सामान्य रसोई नहीं बचा। अब एक विशेषता कहने को देख रहे हैं कि एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन दो किचन। तो लिखो इसमें, देखो संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई घर में बना भोजन करते हैं। एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। भोजन करने की कुछ प्रथाएं होती हैं। भोजन करने की कुछ प्रथाएं होती, प्रथाएं मतलब समझ ना हर परिवार का, कि परिवार वेजिटेरियन है तो भैया उनने कहा कि नॉन वेज नहीं पकेगा, या फिर उनने कहा कि नॉन वेज पक रहा है तो उनका शनिवार को नहीं पकेगा, मंगलवार को। कुछ नियम होते हैं कि खाना बनेगा तो पहले बच्चों को देंगे, फिर पुरुष खाएंगे और अंत में घर की महिलाएं खाएंगी, यही होता है सामान्यता। पत्नियां हैं तो अपने पति की ही थाली में उसका जो थाली बची उसी में खाएंगे। सब परिवारों का अपना अलग अलग नियम है और जो वहां पर रह रहा है उसको फॉलो करेगा। तो दूसरी विशेषता तो क्या है, कॉमन किचन होगा, अलग अलग किचन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखो सामान्य संपत्ति। सामान्य संपत्ति। देखो संयुक्त परिवार में संयुक्तता का आधार, संयुक्त परिवार में संयुक्तता का आधार संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व को माना जाता है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी कमाई मुखिया को सौंपते हैं। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी कमाई मुखिया को सौंपते हैं और मुखिया सदस्यों की आवश्यकता के आधार पर संपत्ति को खर्च करता है। और मुखिया सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार खर्च करता है। ठीक है, कॉमन संपत्ति होती, पूर्व जमीन है तो वो उनने कहा कि पारिवारिक जमीन है उसको सबकी हिस्सेदारी होगी। फिर उनने कहा कि जब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना बन रहा है, तो जो व्यक्ति यदि बाहर कमाने भी जा रहा है तो वो कमाई मुखिया को सौंपता है। वो फिर मुखिया अपने हिसाब से तय करेगा कि अब इसकी शादी करना है तो इसमें खर्च करना है, ऐसा ऐसा। कॉमन विशेषताएं। चौथी कॉमन विशेषता लिखना सामान्य पूजा। सामान्य पूजा। सामान्य पूजा या इसको सामान्य धार्मिक कर्तव्य भी लिख सकते हैं। धार्मिक कर्तव्य। देखो संयुक्त परिवारों में धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर
धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर मूल स्थान से बाहर रहने वाला सदस्य भी आकर सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई देवी देवता होता है। प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई देवी देवता होता है। ठीक है, बस इतना ही। कॉमन पूजा होती है, भले व्यक्ति बाहर रह रहा हो, लेकिन जब पूजा होती है तो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वही अभी मैंने उदाहरण दिया, नवमी की पूजा होगी तो उन्होंने कहा कि कुल देवी की पूजा होगी, तो परिवार, जितने परिवार, जो भी उनका कुटुंब होगा, भले वो कहीं रह रहा हो, आ जाएगा। धार्मिक कार्य अलग अलग नहीं करेंगे। बच्चे का मुंडन कराना है तो गांव आ गए सब मिलके, उनने कहा कि धार्मिक कार्य वो करा रहे हैं। नामकरण कराना बच्चे का तो गांव में आ गए, वही करा रहे हैं। शहर में बस रह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे वहां पे। सब उनका रिलीजियस फंक्शन गांव में हो रहा। गांव में उनके मुख्य देवी देवता, शहर में तो उनने कहा ठीक है, एक पुण्य का की मूर्ति रख के रख ली, उसी पूजा घर बना ली, समझ। लेकिन मेन उनका पूजा घर कहाँ है? गांव में है। तो वो भी संयुक्त परिवार की हिस्सेदारी ही है। अगला पॉइंट लिखना, रक्त संबंध से संबंधित, पांचवा, रक्त संबंध। रक्त से संबंधित। देखो, संयुक्त परिवार व्यक्ति का समूह है जिसमें सदस्य रक्त तथा विवाह संबंधों से संबंधित होते हैं। रक्त एवं विवाह संबंधों से संबंधित होते हैं। ठीक है ना? रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन ज्यादातर होते हैं, लेकिन वैवाहिक भी होती है, पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध होता है। बाकी सब उनने कहा कि रक्त संबंध है, चाचा काका उनके बच्चे सब रक्त हैं, लेकिन तो दोनों संबंध हमको दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट लिखना, अधिकार एवं दायित्व, छठवा, अधिकार एवं दायित्व। देखो, संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अधिकार एवं संयुक्त प्रकार के सभी सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व निश्चित होते हैं। और सभी सदस्यों के आपसी संबंधों का निर्धारण इसी अधिकार एवं दायित्व से होता है। और सदस्यों के सभी सभी सदस्यों के आपसी संबंधों का निर्धारण, सभी सदस्यों के आपसी संबंधों का निर्धारण इसी अधिकार एवं दायित्व से होता है। समझ रहे हैं ना? अधिकार एवं दायित्व, बड़ा भाई है उसके अधिकार भी हैं और उसके दायित्व हैं। बड़े भाई का अधिकार है, वो छोटे भाई को बोलेगा पानी लेके आ, तो छोटा भाई मना नहीं करेगा उसकी। बड़ा भाई खड़ा है, बड़ा भाई बैठा है, तो छोटा भाई खड़ा है। ऐसा नहीं छोटा भाई बैठा है बड़ा भाई खड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकार है उसका। तो फिर बड़े भाई का कुछ कर्तव्य भी है छोटे भाई के प्रति, दोनों चीज है। तो देखो, दोनों के अधिकार और सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं, और वो एक दूसरे से इन्हीं अधिकारों एवं कर्तव्यों के आधार पर संबंधित होते हैं। जैसे बड़ा भाई शहर में है, वो नौकरी कर रहा है, तो उनने कहा कि शहर में स्कूल है, तो घर के जितने बच्चे हैं सबकी जिम्मेदारी है कि वो बड़ा भाई उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। वो उसी के घर रह के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना? गांव में उन्होंने कहा घर है, लेकिन परिवार के सब बच्चे इधर रह के पढ़ रहे हैं। तो फिर गांव में जो छोटा भाई रह रहा है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो वहां से
उनने कहा कि गेहूं चावल सब उत्पादित करके यहाँ भेजेगा क्योंकि उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो उनका तो दोनों इस टाइप के रिलेशन से जुड़े, तो सबका है ये। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, सामान्य सामाजिक प्रकार, सातवां, सामान्य सामाजिक प्रकार, कॉमन सोशल फंक्शन। देखो, सदस्यों के रूप में व्यक्ति को सुरक्षा देकर, सदस्यों के रूप में व्यक्ति को सुरक्षा देकर एवं सामाजिकरण करके, एवं सामाजिकरण करके संयुक्त परिवार बहुत सारे सामाजिक प्रकार्यों को पूरा करता है। संयुक्त परिवार बहुत सारे सामाजिक प्रकार्यों को पूरा करता है। समझ रहे ना भाई? देखो, संयुक्त परिवार में आप रह रहे हो तो सामाजिक रूप से आपको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। आपका जो परिवार का मुखिया है, वो, जैसे उन्होंने कहा कि शादी का कार्ड आया, तो ऐसा नहीं कि सारी परिवार के साथ, वो मुखिया की जिम्मेदारी है। वो चला गया मतलब पूरे परिवार का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। जाति पंचायत बैठी तो परिवार का मुखिया चला गया, उनका आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। तो एक टाइप से क्या है कि जो परिवार है, परिवार का जो मुखिया सबका प्रतिनिधित्व कर लेता है। आपको समाज में ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति ही सबका प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, मुखिया, परिवार का मुखिया, ऐसे लिख लेना, आठवां, परिवार का मुखिया। देखो, संयुक्त परिवार में मुखिया ही सभी कार्यों का निर्धारण करता है और सत्ता उसी के पास केंद्रित होती है। ठीक है ना? हर परिवार का एक मुखिया होता है। सामान्यतः पितृसत्तात्मक है तो परिवार का जो बुजुर्ग सदस्य है वो मुखिया होता है। संपत्ति सब कुछ उसे, वही सब कुछ तय करता है। शादी में कितना खर्चा होना है, कैसा, सारी चीजें मुखिया तय करता है। और पहले ही बताया, उसकी सत्ता निरंकुश होती है, सबको उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। कुछ करना है तो उनका दादा से पूछ लो, बाबा से पूछ लो, जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नौवां पॉइंट लिखना, सहयोगी व्यवस्था। सहयोगी व्यवस्था। देखो, संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं और सभी परिस्थितियों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। सुख दुख के साथी होते हैं और सभी सदस्यों को, और सभी परिस्थितियों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सिस्टम होता है, सभी मिलकर सहयोग करते हैं, तभी तो परिवार का अस्तित्व बना रहता है। नहीं तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार टूट जाएगा। तो वही लिखा है, सहयोगी व्यवस्था। अगला पॉइंट लिख लेना, सदस्यों में निश्चित संस्तरण। सदस्यों में निश्चित संस्तरण। सदस्यों में निश्चित संस्तरण। देखो, आयु व लिंग के आधार पर परिवार के सदस्यों में निश्चित सोपान पाया जाता है।
आयु व लिंग के आधार पर परिवार के सदस्यों में निश्चित सोपान पाया जाता है। निश्चित सोपान पाया जाता है जो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। समझ रहे हैं ना? संस्तरण, हायरार्की किसके आधार पे होती है? आयु और लिंग के आधार पर। भाई संयुक्त परिवार में सबसे ज्यादा सम्मान किसको रहेगा? जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग रहेगा, घर का दादा, बड़े बाबा। उनने का बड़े बाबा सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। फिर उसके बाद सबसे छोटा है उसको सबसे कम सम्मान दिया जाएगा। लिंग, पुरुषों को सम्मान ज्यादा दिया जाएगा संयुक्त परिवार में। ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। महिलाओं की कोई ज्यादा स्थिति मतलब रोल नहीं है संयुक्त परिवार में। मुख्य भूमिका पुरुषों की है। मतलब यह है कि परिवार में स्त्रियों की स्थिति उनके पति के हिसाब से तय होती है। उनका बड़ा भाई है तो बड़े भाई की पत्नी का सम्मान ज्यादा होगा, क्योंकि बड़ा भाई है, बड़े भाई का सम्मान ज्यादा है, इसलिए। तो पुरुष के आधार पर संयुक्त परिवार में पत्नी की स्थिति तय। पत्नी की स्वतंत्र कोई आइडेंटिटी संयुक्त परिवार में होती नहीं है। और अगला पॉइंट लिख लेना, अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से स्थायी। तुलनात्मक रूप से स्थायी, 10वां पॉइंट लिख लेना, तुलनात्मक रूप से स्थायी। तुलनात्मक रूप से स्थायी लिखो। अपने प्रकार्यों एवं विस्तार के कारण संयुक्त परिवार नाभिक परिवार की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। नाभिक परिवारों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ठीक है ना? नाभिक परिवार में क्या, पति पत्नी अविवाहित बच्चे, तलाक हो गया परिवार खत्म, या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई परिवार खत्म। संयुक्त परिवार में तो 25 लोग रह रहे हैं, तलाक हो गया, किसी की मृत्यु भी हो गया, तो भी परिवार के अस्तित्व पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। परिवार तो एज इट इज बना रहेगा। तो वही नाभिक परिवार से तुलना कर रहे हैं कि उसकी अपेक्षा ये अधिक स्थायी होता है। ठीक है ना?